तो हम 5 डी ऑर्बिटल की पहले ये डिजाइन तय करें कि वो स्पेस में होते कैसे, फिर अलग अलग डिजाइन बनाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल 3D ज्योमेट्री में होता है, स्पेस चारों तरफ होता है, जो हमको दिखता है सामने वही स्पेस ना है, राउंड में स्पेस होता है इसमें न्यूक्लियस की। जैसे मैंने ये न्यूक्लियस बनाया, तो आप क्या बोलोगे सर ये है स्पेस इसका? नहीं, ये स्पेस नहीं है, ये तो एक वन डायरेक्शन में स्पेस हुआ, इधर भी है उधर भी है, चारों डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्पेस होगा न्यूक्लियस का सराउंडिंग स्पेस। ऐसे राउंड में भी होगा, अर्थ के ऐसे रोटेशन में भी होगा, सब तरफ से इसका स्पेस। तो डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। अब पहले क्या करेंगे हम, पहले 5 जो डी ऑर्बिटल है उनकी पहले शेप कि वो होते कैसे हैं। पी ऑर्बिटल कल आपने पढ़ा डंबल शेप होते हैं। कैसे होते हैं पी ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल होते थे डंबल शेप, बट डी ऑर्बिटल होता है डबल डंबल से। डबल डंबल से समझ में आ गई बात? दोनों में डिफरेंस क्या है? पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, डंबल जो आप जानते हो पीटी करते हैं हम, इस तरह एक्सरसाइज करते हैं ऐसा। और उस डंबल शेप में 2 लोब होते हैं, एक ये और एक ये, और यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती थी। ये इसका सेंटर है, इस पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए कभी कभी इसको नोड बोलने लगते हैं। जैसे नोड का क्वेश्चन आया था, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अरे जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है, उसके हर लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पॉसिबल है कि 0 होगी, क्योंकि वो अपनी जगह बदलता है। जगह बदलेगा तो 1 सेकंड के लिए तो 0 पॉसिबिलिटी होगी ना। तो डी ऑर्बिटल कैसे हैं? डबल डंबल से। अब डंबल शेप में 2 लोब होते थे, तो डबल डंबल में कैसे होंगे? 4 लोब होंगे, ऐसा होता है। डी ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं क्योंकि वो डबल डंबल शेप है। अब 4 लोकेशन में इलेक्ट्रॉन होंगे, बट एक ऑर्बिटल में तो 2 ही होते हैं। अरे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, बट उनकी लोकेशन कितनी रहेगी? 4 जगह रहेगी, 4 में से कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। कैसे? समझिए। पहला ऑर्बिटल, अब एक्सिस के थ्रू ये डिजनरेट ऑर्बिटल है एक चीज, दूसरी चीज ये डबल डंबल शेप है, तो 4 लोब होंगे। और एक्सिस क्या है? मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, एक्सिस इमेजिनरी कंसेप्ट है। कोई न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में ऐसे लाइनें ना खींची हुई है, कोई एक्सिस नहीं है। एक्सिस तो इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये कौन सी एक्सिस है? ये सेंटर में न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियस अपने को मतलब नहीं। ये कौन सी एक्सिस? एक्स और वाई परपेंडिकुलर होगी। इसके बीच में कौन सी होगी? ये जेड एक्सिस। लेकिन वहां कोई ऐसे आपने लाइन लगा रखी क्या? कोई ऑब्जेक्ट को रख रखा है क्या? नहीं, वो तो एक इमेजिनरी स्पेस है जिसको हमने एक्स और वाई के बीच में जेड को कंसीडर कर लिया। अब देखिए, हम एक डी ऑर्बिटल को डिजाइन करेंगे। ये है डी ऑर्बिटल पहला। इस डी ऑर्बिटल का नाम क्या रखें? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होती है वो डी ऑर्बिटल का नाम बनता है। ध्यान से, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अब ऑर्बिटल की तो डेफिनेशन ही सीधी सीधी है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज। मैक्सिमम वर्ड को ध्यान रखिए, मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। मतलब कोई गारंटी नहीं कि वहां इलेक्ट्रॉन होगा, बट हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हम
इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 कहीं भी मिल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन इसका नाम क्या रखें? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर हो सकती है, मे बी पॉसिबल, वो इस ऑर्बिटल बी का नाम बनेगा। बताओ कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर? ये जेड एक्सिस नहीं है, हमें जेड एक्सिस पे अभी बात नहीं करना। हम ये देखेंगे कि ये एक्स और वाई एक्सिस के 45 के एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। देखिए यहाँ से एक्स से कितने का एंगल बनेगा? 45 का। वाई से कितने का बनेगा? 45 का एंगल। तो यहाँ डी ऑर्बिटल का जब आप नेमिंग करोगे तो यहाँ इन एक्सिस में, एक्सिस के अकॉर्डिंग डेंसिटी हायर कहाँ है वो नाम बनेगा। तो देखिए ध्यान से, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे घूमता रहेगा। एक ये देखिए, शॉप को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन इस स्पेस में घूमने में लगा। कहाँ है आप बता सकते हो? अरे नहीं, बहुत मुश्किल है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये इस स्पेस में सेकंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट है, लेकिन रुका होगा, स्टॉप होगा, तब तो लोकेशन डिसाइड करोगे। जो लगातार चीज रोटेट है, घूमती रहती है, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। ठीक, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, देखो इधर कौन सी एक्सिस? एक्स, इधर कौन सी एक्सिस? वाई। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर कहाँ है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम क्या बनेगा? इस ऑर्बिटल का नाम बनता है DXY। नाम समझाया आपको, कल भी पी ऑर्बिटल की आपने स्टडी की थी। एक ऑर्बिटल का नाम PX था, वो ऑर्बिटल जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पर हायर होगी, पॉसिबल, वो उसका नाम PX रखा था। जिस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वाई एक्सिस पे आपको हायर मिलती थी, उसका नाम PY रखा। और जिसके जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पॉसिबिलिटी हायर थी, उस ऑर्बिटल का नाम हमने PZ रखा था। आज भी ऐसा ही है। इस ऑर्बिटल का नाम बनेगा DXY, क्योंकि इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक, अगला ये कौन सी एक्सिस? एक्स। ये कौन सी एक्सिस? जेड। ये जेड, ये एक्स, ये एस है। अब दूसरा ऑर्बिटल कहाँ है? तो एक्सिस चेंज होती रहेगी। अब आप यहाँ अगर हम एक्सिस चेंज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर बोले आपने तो एक्सिस चेंज कर दी। इसलिए हम बिना एक्सिस चेंज करें ऑर्बिटल को डिजाइन करेंगे। और पांचों डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में कैसे प्रेजेंट है वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यहाँ न्यूक्लियस होगा। हम सबसे पहला इस ऑर्बिटल को डिजाइन करेंगे। इस स्पेस में आपको 5 ऑर्बिटल डिजाइन करना है, वो सब वही है, कहीं नहीं गए हैं। ये कौन सी एक्सिस? ये जेड, ये वाई, ये एक्स। अब देखिए मैं इसका डायग्राम उसमें बनाऊंगा, सब पांचों एक साथ बनेंगे और यहाँ अलग अलग भी बनेंगे। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है? अरे ये है पहला वाला DXY। अब आप बोलोगे सर आपने तो जेड एक्सिस पे बना दिया उसको, तो उसका नाम तो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, तो नाम कुछ और होना चाहिए। नहीं, ये जेड एक्सिस तो इमेजिनरी लाइन है, ये ऐसे है, इधर जेड एक्सिस इसके पीछे है। अरे जेड एक्सिस इनके बीच में, ये ऑर्बिटल ऐसे भी तो हो सकता है, इसके पीछे दूसरा ऑर्बिटल मिलेगा। अब देखिए दूसरा ऑर्बिटल कैसे मिलेगा। बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है?
कौन सी एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है 45 के एंगल पे। अब ये 45 का एंगल हो या ना हो, आपको इसके और इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर रखेगा ये ऑर्बिटल, ये वाला। ये इधर भी होगा, 4 लोब होंगे डबल डंबल से ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और जेड एक्सिस के बीच में हायर, इसलिए इसका नाम क्या रखना पड़ेगा, डी एक्स जेड। ये डी एक्स जेड ऑर्बिटल और इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में चारों लोब बने हुए। अगला ऑर्बिटल देखना ध्यान से। अब ये जेड एक्सिस है, इस पर भी एक ऑर्बिटल है ऐसे, लेकिन इसकी डिजाइन बदल दी। इसमें 4 लोब नहीं है, इसमें केवल 2 लोब है, ये और ये जो 2 लोब है इसके खत्म हो गए, डिसअपियर। यहाँ स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, इसलिए इसके ऑर्बिटल खत्म हो गए। इसके इलेक्ट्रॉन इतने कंसंट्रेट रीजन में सर्कुलेट है कि ये इधर उधर जा नहीं सकते, क्योंकि दूसरे ऑर्बिटल बैठे हुए हैं ना आसपास। तो ये ऑर्बिटल जो है 2 लोब रखेगा, 4 नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन केवल 2 लोब में ही रोटेट होंगे। कैसे जाएगा, इधर 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 इधर, बस इधर नहीं जाएगा ना इधर जाएगा। इसलिए इस ऑर्बिटल में, ये डी ऑर्बिटल 3rd नंबर का, इसमें केवल 2 लोब होते हैं। ये डिफरेंस है, ये याद रखना आपको। ठीक, बाकी जितने भी डी ऑर्बिटल है सब में 4 लोब है, केवल इस ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं, 2 इसके लोब गायब हो गए। चलिए अब इसका नाम क्या रखें, बताओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ मिलेगी आपको, हायर जेड एक्सिस पर। अब आप बोलोगे सर ये भी तो जेड एक्सिस पर है। अरे यहाँ जेड एक्सिस होगी, लेकिन ये जेड एक्सिस पर नहीं है, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच कंसीडर होगा। ये ऐसे है तो ये इसके पीछे, ध्यान से देखिए, ये एक्स वाई वाला ऑर्बिटल है, तो ये अलग अलग तो है दोनों। ये ऐसे ओवरलैपिंग थोड़ी कर रहे हैं, मिक्स थोड़ी है, एक ऐसे ऑर्बिटल एक ऐसे। तो ये आगे है, ऐसे आगे की तरफ है, और ये उसके बैक साइड है जेड ऑर्बिटल। नाम क्या रखें, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, जेड एक्सिस पर दोनों साइड, तो इसका नाम बन जाएगा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। अब इन तीनों को मैं आपको वहां डिजाइन करके बना था, एक कंबाइंड कैसे देखिए। पहला तो ये बना दिया था, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये ऑर्बिटल है, इसको बना के बताऊंगा। लेकिन ये इसके, ये जो डायग्राम बनाऊंगा वो उसके पीछे है, दिखेगा नहीं, वो ऐसे रहेगा। ये अरे इसी का नाम डी जेड ऑर्बिटल है, बट दोनों एक दूसरे को पैक किए हुए नहीं है। एक ऑर्बिटल आगे है तो एक उसके बैक साइड है, लेकिन दोनों की एक्सिस जेड ही है, उसी के पैरेलल है। लेकिन आप ये बोलोगे सर पैरेलल है मतलब एक दूसरे के प्लेन में है, नहीं, अलग अलग प्लेन में है। ये बना डी जेड ऑर्बिटल, इसके 2 लोग यहाँ से गायब हो गए। अब इसको बनाएंगे, कौन सी एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर थी, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, देखते हैं कहाँ होगा। ये एक्स और जेड, ये ऑर्बिटल है, ये इधर होगा, ये यहाँ कहीं होगा, और ये इधर, ऐसे ये बन गया। सबका अपना अपना स्पेस है, मॉलिक्यूल एटम इतना बड़ा नहीं होता कि बोर्ड के बराबर उसमें डायग्राम बनाते हैं, बहुत कंप्रेस होता है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एक तो ये कौन सा ऑर्बिटल, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर थी, तो ये डी एक्स जेड। अभी 2 ऑर्बिटल और इसके बाद में चले, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ बनाएंगे 2 ऑर्बिटल।
एक यहाँ बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल है डी, अभी 3 खत्म हुए हैं। और इसको सेंटर में क्यों बनाया, ये स्टोरी भी आपको समझाएंगे। ये सेंटर में क्यों बनाया, ये वाकई में सेंटर नहीं होता है। चलिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये इधर जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अरे ऑर्बिटल यहाँ भी तो होगा, वाई और जेड के बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऐसे, ये वाई जेड, ये वाई जेड, ये वाई जेड, ये वाई जेड। मैंने वाई और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर बताई, इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, डी वाई जेड। वहां बनाते हैं, वहां कैसे होगा ये देखिए, ये वाई और जेड एक्सिस, ये है ये है इधर, एक इधर होगा और एक इधर होगा। चारों लोग है, स्पेस है वो तो, जहां इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑर्बिटल स्पेस रहेगा, तो खाली स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस। इसका नाम होगा डी वाई जेड, लास्ट ऑर्बिटल। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बीच में जेड है, अपने को कोई मतलब नहीं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर कहाँ है, यहाँ है। ये देखो, ये एक डी ऑर्बिटल है। आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, चारों ऑर्बिटल में 4 लोग, केवल मैंने इसमें 2 लोग बनाए, इसमें होते ही 2 लोग। इसको समझिए, इसका नाम क्या, कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आए, इधर भी एक्स एक्सिस पर, इधर भी एक्स एक्सिस पर, इधर वाई एक्सिस पर, इधर भी वाई एक्सिस, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स पर दोनों साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए, वाई पर एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए, इसलिए इसका नाम बनता है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। अब उसको वहां बनाएंगे, कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये और ये। अब अगर आपको डायग्राम ये समझ में आ गया हो तो आप इसको बनाएं, और वो डायग्राम अगर किसी को समझ में ना आया हो तो जस्ट ये बना दीजिए, यही सही है। ये डिटेल डायग्राम है, आप स्टडी पैकेज में अगर देखेंगे तो आपको ये 5 डायग्राम मिलेंगे, लेकिन एक्सिस चेंज होने पर आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सारे ऑर्बिटल एक ही स्पेस में बना के बताया, समझाए। लेकिन इसकी फोटोग्राफी को डिटेल स्टडी करके और फिर ये 5 डी ऑर्बिटल सेपरेट किए होंगे जिसने भी इसकी डिस्कवरी की, क्योंकि अगर ऐसा फोटोग्राफ आपको दे देते तो कम से कम 7 जन्म लग जाते उस डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को समझने में। इसलिए साइंटिस्ट ने आपकी फैसिलिटी के लिए 5 डी ऑर्बिटल को अलग अलग डिजाइन किया है। ऑर्बिटल का सीधा कंसेप्ट, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होगी वो ऑर्बिटल का नाम बनता है। जैसे यहाँ एक्स वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर थी, नाम बना डी एक्स वाई। यहाँ एक्स और जेड ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, डी एक्स जेड। यहाँ जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर थी, डी जेड स्क्वायर। यहाँ वाई और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मिलेगा, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, इसलिए नाम इसका डी वाई जेड। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई एक्सिस पर हायर है, इसलिए इसका नाम है। 5 डी ऑर्बिटल को डायग्राम करिए, और ये भी डिजनरेट ऑर्बिटल है, डी वाई जेड है तो सही बना, ये बना। ये वाई एक्सिस होती, मैंने एक्सिस चेंज नहीं की है, जेड एक्सिस इसके बीच में भी तो होगा, जैसे एक्स जेड के बीच में था ना, ये एक्स और जेड एक्सिस के बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी यहाँ, तो यहाँ भी होगी। एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक यहाँ है, देखो 5 ऑर्बिटल के 5 लोग पता था, एक तो ये है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ है, ये तो कॉमन है। फिर से डायग्राम एक बार और समझा, देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, मैं 5 लोग बनाऊंगा। होते कितने लोग है टोटल, ये गिन लो, 4 इसके 4 इसके 8 और 2 ये 10, 18 लोग है। मैं आपको उनका एक एक लोग बना के समझाता था।
बताओ ये लोग कौन सा है? अरे ये वाला है, ये टीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला लॉ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आया है। अब इधर भी होंगे इधर भी होंगे, वो मैंने नहीं बताया। ये वाला डायग्राम अब कौन सा बना? ये वाला बना। ये कौन सी एक्सिस पर है? वाई जेड एक्सिस के बीच ये बना दिया। इधर भी होगा उधर भी होगा इधर भी होगा, वो आप बना लीजिए। अब एक्स और जेड वाला बनाते, कौन सा? ये वाला, ये बन गया। अभी बोलोगे सर एक और बचा, कौन सा? ये बचा है। अरे 90 डिग्री में 5 लोग होंगे और कितने होंगे? 5 ही तो आर्बिटर है। ये वाला बना के समझा, ये बन गया, यही डिजाइन है। अब बाकी जो 3 राउंड और बचे उनमें भी ऐसे ही बना लो तो हो जाएंगे कंप्लीट। चलिए भाई, डी ऑर्बिटल का जो डायग्राम है वो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है पहले ये समझेंगे, और इलेक्ट्रॉन में ये आया कहां से। ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व है सर्कुलर ऑर्बिट। अभी तक हम सर्कुलर ऑर्बिट बोलेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में अभी ज्यादा डिस्कवरी पता नहीं है। ये सर्कुलर ऑर्बिट में बाद में जैसे जैसे समरफील्ड आया, रदरफोर्ड आया, उसने बोला सर्कुलर ऑर्बिट में, समरफील्ड आया तो बोले इलेप्टिकल मोशन में। अलग अलग सबके कंसेप्ट है, कैसे सर्कुलेट होता है इलेक्ट्रॉन जाने। तो एंगुलर मोमेंटम कहां से आया? एक होता मोमेंटम जिसको आप बोलते हो m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे शायद, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। लेकिन मैं यहाँ स्टडी क्या करूंगा? एंगुलर मोमेंट। दो टाइप की वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी जब दो टाइप की होती तो मोमेंटम भी दो टाइप का होगा। एक वेलोसिटी लीनियर, पहली वेलोसिटी क्या होती है ऑब्जेक्ट की? लीनियर वेलोसिटी। जब वो स्ट्रेट लाइन में इधर उधर घूमता फिरे उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। और उस ऑब्जेक्ट का कोई मास है तो वहां मोमेंटम क्या बन जाएगा? mv मास इनटू v, इसका प्रोडक्ट ही अब मोमेंटम बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। ये फिजिक्स की बात है। केमिस्ट्री में चलेंगे तो आपको समझाया कि जब वेलोसिटी दो टाइप की होती है तो मोमेंटम भी दो टाइप का होगा। बट ये तो समझे वेलोसिटी कितने टाइप की है? दो टाइप की। कौन सी है? लीनियर वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में इधर उधर कहीं भी जाए तो वो लीनियर वेलोसिटी। एक होती है वो एंगल के थ्रू रोटेट हो, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो, तो वहां होगी एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व है तो इसके अंदर कौन सी वेलोसिटी होगी? एंगुलर वेलोसिटी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से। वैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, बट हम एंगल के थ्रू जो वेलोसिटी आती है उसको थीटा में मेजर करते हैं, एंगल के थ्रू मेजर करते हैं। तो जो मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी में है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसके अंदर तो केवल एक ही वेलोसिटी हो, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम हो। अब समस्या क्या आती है कि जो मटेरियल सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व है, लाइक इलेक्ट्रॉन, अर्थ, और भी बहुत सारे प्लेनेट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व है। तो अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अपने को दुनिया से क्या लेना देना। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व है, और जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होता है, सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी रखता है, उसमें ऑलरेडी दो वेलोसिटी होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी में लीनियर वेलोसिटी होगी।
सर्कुलर ऑर्बिट्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व है तो उसमें दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, दोनों होती है उसमें। तो ये देखें कि उसमें एंगुलर वेलोसिटी कैसे है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व है, यहाँ था के ना उसकी स्टोरी के लिए गलत है, यहाँ था नहीं, यहाँ होगा, यहाँ से चला इधर आ गया, फिर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ। बस वो सर्कुलर ऑर्बिट में हाई स्पीड से रिवॉल्व है। कितनी हाई स्पीड से रिवॉल्व है, 2.18 into 10 power 6 मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन की उसके सर्कुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी है, 2.18 into 10 power 6 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है। अच्छा, ये वेलोसिटी कौन सी है उसकी, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व है तो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक। अब m मास भी होगा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 into 10 पावर माइनस 31 kg, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसको कंफर्म कर लेना, पहले दिखाया था आपको, इतना ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा तो उसमें दो टाइप की वेलोसिटी होगी, तय है। एक एंगुलर वेलोसिटी, जैसे ये यहाँ है, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, यहाँ से घूम करके यहाँ है, देखो थीटा एंगल से रोटेट हो गया। कितना है थीटा एंगल, 90 डिग्री से रोटेट हो गया। यहां से यहां तक आने में उसको थीटा एंगल 90 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लगा, उससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता कर लेंगे, ठीक है। यहां से यहां आ गया, फिर 90 डिग्री, यहां से यहां आ गया, फिर 90 डिग्री, फिर वहां आ गया अपनी जगह, फिर 60 का एंगल रोटेट होता रहता है हर टाइम। ये एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन इसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है। जहां इलेक्ट्रॉन है उसकी सरफेस को टच कर, वो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगा है, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगा। लेकिन घूमते घूमते ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स था, अपना रास्ता भूल गया। अब ये इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। तो आपको समझाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उसमें दो टाइप की वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी, जो उसकी सरफेस को टच करके लाइन निकलेगी, वो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगी। और दूसरी होती है उसमें एंगल के थ्रू वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये केवल सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है। अब लीनियर मोशन में कितने टाइप की वेलोसिटी होती है वो मेरे को नहीं पता। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। अब ये लीनियर वेलोसिटी, तो ये तो लीनियर मोमेंटम हुआ है, mv का मतलब लीनियर मोमेंटम। और अगर मैं इसमें r का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, रेडियस का, ये रेडियस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेंटर टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस। तो ये r का मल्टीप्लिकेशन मैंने इसमें कर दिया। तो ये vr तो mv तो पहले से था, मोमेंटम तो पहले से था, r का मल्टीप्लिकेशन करते ही ये क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है और साथ में मोमेंटम भी होगा, लीनियर मोमेंटम भी होगा। क्यों, मास इनटू वेलोसिटी है उसमें, बट वो सर्कुलर मोशन में है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम को हम कैलकुलेट करेंगे। mvr इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू nh/2 ये इसका फार्मूला। देखो h प्लैंक कांस्टेंट नाम आया है, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम। h प्लैंक्स कांस्टेंट एक साइंटिस्ट है, उसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट।
प्लैंक क्वांटम थ्योरी फेमस है, आएगी अभी इसके बाद इसी यूनिट में है। h यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है h इक्वल टू 6.625 into 10 पावर माइनस 34 जूल। एक्चुअली ये एनर्जी है, इसीलिए इसकी यूनिट जूल हो गई। तो ये प्लैंक कांस्टेंट है h, इसकी इतनी वैल्यू। अब जूल में वैल्यू होगी तो -34 होगी, और अगर अर्ग में इसको कैलकुलेट करोगे, कन्वर्ट करोगे तो चेंज हो जाएगी। 6.625 into 10 पावर माइनस 27 अर्ग, 7 पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हुई है तो ये अर्ग में चेंज हो गया। सेंटीमीटर के साथ अर्ग को यूज करते हैं सीजीएस सिस्टम में, और ये जूल एमकेएस सिस्टम मीटर के साथ इसको यूज करेंगे। तो ये एच प्लैंक कांस्टेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एन वेरिएबल फैक्टर, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही तो एंगुलर मोमेंटम पता करना आपको, तो एन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट 2 पाई तो फिक्स है, पहचानते हो आप सब, इसके बारे में ज्यादा समझाना अच्छी बात नहीं है। ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए पता करें। तो देखिए n इक्वल टू 1 के लिए, जब ऑर्बिट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो, n की वैल्यू 1 पुट अप करो, h/2 पाई। ये आंसर आ गया फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सेकंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ 2 रखो, 2 से 2 कैंसल, h/पाई। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यहाँ 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, h/पाई। n इक्वल टू 3, जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड ऑर्बिट के लिए, यहाँ 3 रखोगे तो 3/2, यहाँ आंसर आ जाएगा 3/2 into h/पाई। 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हो बदल के, ये आप पे डिपेंड है। n इक्वल टू 4, यहाँ 4 रखिए, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2h/पाई। यानी n इक्वल टू 5 में जाओगे क्या आ जाएगा, 2.5 h/पाई। ये आंसर है। ये एंगुलर मोमेंटम है जब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में, और एनी अदर। तो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिट में होता है क्या, अरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो फिर हमने कैलकुलेशन क्यों की। कुछ बोलते हैं इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में होता है, फिर कुछ बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन तो सब सेल के अंदर होता है, sp-dp, और फिर बाद में बोला कि नहीं, सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब जैसे आपको कोई एड्रेस दे कि भाई आपको सतारा जाना है, तो आप सतारा आओगे, और सतारा आने के बाद जैसे ही आप सतारा आए, तो सतारा आने के बाद आपको ये पता चलना चाहिए ना आपको जाना कहाँ है। मालूम पड़ा आपको राजवाड़ा जाना है, आप आगे बॉम्बे रेस्टोरेंट जो रहा है, तो लोकेशन को डिसाइड करने के लिए आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, या किसी से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, भाई राजवाड़ा किधर है, तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे। तो यहाँ समस्या क्या है कि हम केवल इतना बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सर्कुलेट है, बाद में मालूम पड़ा कि वो ऑर्बिट में सर्कुलेट नहीं, वो तो सब सेल के अंदर है, या तो एस में है, या पी में है, या डी में है, या एफ में। फिर अगले ने बोला कि नहीं ये तो ऑर्बिटल के अंदर है। अब प्रॉब्लम आ गई, एस में एक ऑर्बिटल ढूंढो कहाँ इलेक्ट्रॉन, पी में 3, उसमें ढूंढो 3 जगह कहाँ है, डी ऑर्बिटल में मिल गया तो 5 जगह ढूंढो उसको। तो ऐसे
लोकेशन इलेक्ट्रॉन की चेंज होती रहती है। तो हमने इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पता किया कहां पर, ओनली ऑर्बिट्स में, बट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कैसे पता करें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो मोमेंटम कैसे पता करेंगे, तो उसका एक वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगी, यहाँ लिख देता मैं, इसकी वैल्यू याद रखना पड़ेगी, वैल्यू ऑफ एल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, लिख देता हूं, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये तो फिक्स है, स्टडी कर चुके हो। अब मैं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखूंगा, mvr, n को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर n को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, √l प्लस 1 h/2 पाई, ये फार्मूला बन गया। अब ध्यान से देखें, ये चीज रिप्लेस हुई है इतनी से, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr इक्वल टू √l इन ब्रैकेट l प्लस 1 h/2 पाई। अरे h/2 पाई तो पहले से था फार्मूले में, अभी भी है, केवल n की वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू आई है। n ऑर्बिट का नंबर था, ऑर्बिट को हमने ऑर्बिटल के फार्मूले में चेंज कर दिया, ये ऑर्बिटल की वैल्यू। सबसे पहले किसके बारे में पता करें, अगर इलेक्ट्रॉन s सब सेल में रोटेट है तो सर्कुलर मोशन में हो, क्योंकि s ऑर्बिटल तो होता ही स्फेरिकल है, तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, यहाँ l की वैल्यू 0, अरे ये 0 ये 0 तो सब 0। तो s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे वो फर्स्ट s में हो, चाहे सेकंड s में, चाहे थर्ड s में, चाहे फोर्थ s में, जब भी इलेक्ट्रॉन s सब सेल में है, s ऑर्बिटल में, उसका एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। दूसरा, p सब सेल के लिए, अगर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, p के लिए l की वैल्यू क्या है 1, रखिए यहाँ 1, ये 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में किया, आंसर बना √2h/2 पाई। ये p सब सेल में इलेक्ट्रॉन अगर है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। अभी 2 और बाकी है, d ऑर्बिटल में चलो, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होगी, रखिए इस फार्मूले में, l की वैल्यू 2 रखिए, यहाँ भी 2 रखिए, 2 प्लस 1 3, 3 into 2 equal to 6, मतलब √6 h/2 पाई। ये d ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा, f में होगा तो f के लिए l की वैल्यू 3 रखिए यहाँ पर, 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12, √12 h/2। ये ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले आ गए, और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले नोट करिए इनको। अब यहां पर ये 2 फार्मूले अब याद रखिए, एक रेडियल नोट का फार्मूला लिखूंगा, उसको याद रखिए, रेडियल नोट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। पहली बात ये समझिए नोड होता क्या है, नोड का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, उस लोकेशन उस प्लेस का नाम हम क्या रखते हैं, नोड। वो चाहे रेडियल नोड हो चाहे एंगुलर नोड, 2 टाइप के नोड होते हैं, रेडियल नोड और एंगल के थ्रू
तो रेडियल नोड का फार्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1। इस फार्मूले से आप रेडियल नोड पता कर सकते हैं। l की वैल्यू आपको पता है, 4 ऑर्बिटल होते हैं, चारों ऑर्बिटल की l की वैल्यू पता है। s के लिए 0 रखना है, t के लिए 1 रखना है, d के लिए 2 रखना है और f के लिए 3 रखना है। जैसे मान लीजिए आपसे रेडियल नोड पूछे, 3p दे दिया, इस 3p ऑर्बिटल के रेडियल नोड पता करेंगे। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 फार्मूले में रखेंगे, n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू क्या है 3 और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 1। इन दोनों का टोटल हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब ये 3p में एक रेडियल नोड कैसे आ गई, पहले तो ये बोली कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैंने जो कैलकुलेशन की है ये करेक्ट है, 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कैलकुलेट किया है। तो जो हमने कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हाँ ना बोलिए। क्या मतलब था, बोलिए हाँ ना, कोई नहीं बोला अभी तक। अरे हाँ ना बोलिए तभी आगे बढ़ूंगा। हाँ करेक्ट है। अब इसमें यह समझना है कि रेडियल नोड बीमारी क्या है, एक कहां से आ गया। समझिए 3p ऑर्बिटल है, उसका रेडियल नोड 1 होता है। कैसे आया वो समझना है। ये न्यूक्लियस, और ये भी समझ में आ जाएगा नोड क्या होता है। नोड की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी थी, वो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस रेडियली जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0। ये न्यूक्लियस। सबसे पहले कौन आता है, अरे फर्स्ट ऑर्बिट में तो 1s2 ही होता है, 1p कभी नहीं होगा। ये 1s और ये स्फेरिकल इन शेप होता है एस ऑर्बिटल। न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता। नो गैप मतलब यहाँ कोई नोड नहीं है। इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी 0 नहीं मिलेगी। ये हाई स्पीड से सर्कुलेट है, मींस आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसलिए इसके फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में कोई नोड नहीं होगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं मिलेगी। एक अब कौन आएगा 2s2। ये 2s। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, सेम चार्ज है, तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में गैप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का गैप होगा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बीच में 0 है, इसी का नाम नोड होता है, या नोडल सरफेस भी उसको बोलते हैं, पहले भी समझाया। ये फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में गैप क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी इस पे कम होगा। तो ये दोनों सेपरेट ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट। इसके बीच में ये इतना पोर्शन, ये इतना स्मॉल गैप है और पूरे सर्कुलर रेडियली गैप होगा, तो इसको बोलते हैं हम रेडियल नोड। ये पूरा ऐसे सर्कुलर में बनेगा, रेडियल नोड बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने से 3p का पूछा था रेडियल नोड, तो 3p तो अभी आया ही नहीं। अब कौन आएगा 2p6, ये आ गया, ये 2p6, ये p ऑर्बिटल है।
ध्यान से समझ, ये पी जेड, ये पी एक्स, ये पी जेड और ये पी वाई। इस पूरे ऑर्बिटल को क्या बोलोगे? पी एक्स। इस पूरे ऑर्बिटल को क्या बोलोगे? पी वाई। और इस पूरे ऑर्बिटल को क्या बोलोगे? पी जेड। ऐसी तो कहानी है। एक ये 2p6 हो गया। अब 2p6 के बाद कौन आएगा? 2p6 के बाद आपको पता है 3s2 आता है। ये आ गया 3s। अरे 3s ऑर्बिटल तो सर्कुलर ऑर्बिट है ना। ये 3s के दो ही, एक ये घूम रहे हैं। अब 3s के बाद कौन आएगा? 3p6। ये आया 3p6। अब देखना 3p6 कैसे आएगा। ये पी ऑर्बिटल तो डंबल से भी होते हैं ना। ये आ गया। ये कौन सा है? px। ये कौन सा है? 3py। ये कौन है? 3pz। बताओ पी ऑर्बिटल शुरू कहां से हुआ था? अरे पी ऑर्बिटल तो सेकंड ऑर्बिट से शुरू होता है। इस 2p ऑर्बिटल और इस 3p ऑर्बिटल के बीच में ये 2p, ये 3p। अरे ये 2p और ये 3p। बताओ इन दोनों के बीच में तो गैप होगा ना। जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी इन दोनों के बीच में, उसी का नाम नोड है। तो 2p और 3p के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है वो रेडियल नोड है। कितना मिला आपको 2p और 3p के बीच में? अरे एक ही एंगुलर नोड तो मिला। यहाँ तो 1s2 2s2 बैठे हैं, ये नोड थोड़ी कहलाएंगे इसके। 3p का रेडियल नोड केवल एक मिलेगा। क्यों? कि आपको 2p और 3p के बीच में एक ही तो रेडियल नोड मिला, कहां दो मिले? अब अगर 4p हुआ, ये 4p6, तो बताओ कितने रेडियल नोड बन गए? 2p से 3p के बीच में एक रेडियल नोड और 3p से 4p के बीच में एक रेडियल नोड। तो अब दो रेडियल नोड मिल गए ना। कैलकुलेट करके देखना। 4p, ये 4p, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, 1, आंसर 2। कौन से है 2 रेडियल नोड? एक 2p के और 3p के बीच में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 थी, उसको अपन ने बोला था ये वाला पोर्शन इतना, ऐसे रेडियली। ये रेडियल नोड है क्योंकि यहाँ 2p और 3p दोनों के इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो एक नोड तो ये हुआ 2p और 3p के बीच, और एक 3p और 4p के बीच में भी तो होगा। फिर ऐसे ही बनेंगे बड़े ऑर्बिटल। तो यहाँ भी एक एंगल रेडियल नोड बन जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेडियल नोड की नंबर बढ़ते जाते हैं। बट फार्मूला ये है, ध्यान से समझ लीजिए। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह सब ऑर्बिटल, जितने भी ऑर्बिटल है एस पी डी एफ, सबके रेडियल नोड है और सबको इसी फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। जैसे आपको उसने बोला एग्जाम में मेरे को 4s के रेडियल नोड पता करके बताइए, तो क्या करोगे? ये फार्मूला लगना। n की वैल्यू क्या है? 4, ये रख दिया। l की वैल्यू 0 -1। कितने रेडियल नोड आ गए? 3 आ जाना चाहिए। आ गए 3 रेडियल नोड। 3 रेडियल नोड कहां से? देखो, एक 1s और न्यूक्लियस के बीच में तो कोई रेडियल नोड होता ही नहीं ना। न्यूक्लियस से क्लोजली पैक्ड होते हैं 1s के इलेक्ट्रॉन। रेडियल नोड गायब हो गया। एक 1s और 2s के बीच में एक होगा, 2s से 3s के बीच में होगा, और 3s से 4s के बीच में भी एक रेडियल नोड होगा। ठीक, वो आ गया 3 आंसर। इस तरह हम रेडियल नोड को पता करते हैं। रेडियल नोड क्या है वो लिख लीजिए। रेडियल नोड मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू 0।
लिखिए भाई, रेडियल नोड के कैलकुलेशन का फार्मूला है। रेडियल नोड मैंने समझाने की कोशिश की है। रेडियली नोड मतलब रेडियस के थ्रू अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू 0। फार्मूला बोर्ड पर लिखा है,